नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत गढ़वा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। गढ़वा में श्री बंशीधर नगर के कोली झिक्की गांव में जंगली इलाके से अचानक बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे जबरदस्त नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लोगों के घर भी डूब गए हैं, अनाज बर्बाद हो गया है और अचानक आई बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। खेत जोतने जा रहा था, अचानक से। और देखिए, गढ़वा के कोलीझिकी गांव की हम खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ का पानी घुस गया है और कई लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं और सभी लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और इस दौरान कई लोगों के घर भी डूब गए हैं, अनाज भी बर्बाद हो गया है और मवेशियों को भी इस दौरान नुकसान पहुंचा है। कोलीझिकी गांव के ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है और इस वजह से कई लोग प्रभावित हैं। पानी आया है जंगल से ऑटोमेटिक। क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा घर में जितना भी था सामान, चावल में भी पानी डल गया है, सब कागज चावल गेहूं सब खत्म हो गया। सब खत्म खाने हो के लिए हम लोग गया। के पास कुछ भी नहीं रहा। और क्या क्या नुकसान हुआ? कागज पूरा हम लोग का जितना भी रहने का भी गिरी था, पूरा पानी घुस के पूरा खराब हो गया। काम हम लोग बनाएंगे खाएंगे, पूरा हो गया, पूरा तो गया एकदम। और चंदन कुमार कश्यप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गढ़वा से, हमारे सहयोगी। चंदन, कितने का नुकसान बताया जा रहा है और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं? देखिए, इस कोलझिकी गांव में अचानक एक जगह है, जंगल है। उस जंगल से कसकरिया एक जंगल है, वहां से एक अचानक बाढ़ आई है और कोलझिकी गांव में घुस गई है। इस बाढ़ के पानी से लगभग 30 घर को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें मुरली प्रजापति, मानवती देवी, केशव प्रजापति, परमेश्वर देवी सहित लगभग 30 लोग के घर में यह बारिश का पानी घुसा है और अचानक बारिश हुई, जिससे गांव के लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि ट्रैक्टर चालक का नाम है जो रमेश विश्वकर्मा है, वो खेत जोत रहा था। अचानक उसके सामने से बाढ़ का पानी आकर अगर देख वो किस तरह से अपना जान बचा के भागा हुआ, आप इस तस्वीर के माध्यम से दे सकते हैं जी कैसे चंदन, तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई घर डूब गए हैं। तो जिनके घर डूबे हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है अभी प्रशासन की ओर से? देखिए, अभी ये जो बाढ़ के पानी जो है, अभी मार्च 45 से 1 घंटा पहले की ये घटना है। अचानक घर में अचानक बाढ़ आई है और अफरा तफरी का माहौल हो गया। अभी तुरंत ये घटना है। फिलहाल जो गांव वाले वहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, इसकी सूचना तो प्रशासन को इसकी सूचना दी गई होगी, तो अभी तक क्यों नहीं कुछ किया गया? अगर 1 घंटे पहले की आप घटना बता रहे हैं तो 1 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता था। देखिए, जिस जगह ये घटना घटी है वहाँ से तो प्रखंड प्रशासन का दूरी है, तो वहाँ से थोड़ा दूर है, रास्ता भी उस तरह का नहीं है। और चूंकि गाँव में बाढ़ आया है, वहाँ हालात क्या होंगे, प्रशासन इस सब पर पहले नजर रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रशासन वहाँ के लिए कुछ कर चुकी है। जी, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हुई है कि कब तक इन लोगों को व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी? देखिए, हमारी अभी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन ग्रामीणों की जो सूचना है, जो ग्रामीण हम मुझे फोन करके, खासकर न्यूज 18 के जो पेज है उस पर देख करके हमें उन्होंने कॉल किया, उन्होंने वीडियो पोस्ट कराया। लोग आ रहे हैं, लोग अभी दहशत में है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जी चलिए चंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। गिरिडीह में सरिया प्रखंड के छोटकी सरिया गांव में एक महिला को सरेआम शर्मसार किया गया। महिला को बीच चौराहे पर पेड़ से बांध दिया गया। उसके चीरहरण की भी कोशिश की गई, साथ ही मिट्टी तेल छिड़ककर जलाकर मार देने का प्रयास भी किया गया। हालांकि मौके पर पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर उसकी जान बचाई। साथ ही कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पीड़ित महिला ने ससुराल वाले और आस पड़ोस के लोगों पर ससुराल से बेदखल करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित महिला के पति की मौत भी
हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। हालांकि पीड़ित की सास के मुताबिक उसकी बहू बार बार रेलवे ट्रैक पर जाकर अपने बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश कर रही थी और इसी से रोकने के लिए उसे पेड़ से बांधा गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और देखिए, गिरिडीह की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक महिला के साथ चीरहरण की कोशिश की गई। पुलिस ने हालांकि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया गया। और महिला ने अपने ससुराल वालों पर भी आरोप लगाया है कि उसको ससुराल से बेदखल कर लिया गया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि ससुराल से बेदखल करने का महिला ने आरोप लगाया है। हालांकि महिला की सास ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला कई बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है और इसी को देखते हुए। और हमारे सहयोगी एजाज अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, देखिए, 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महिला के साथ इस तरह की घटना क्यों की गई, क्योंकि महिला ने ससुराल वालों पर भी आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, पहले अगर इस घटनाक्रम को देखें तो इसे साफ विजुअल में देख सकते हैं कि कितनी भयावह है, दर्दनाक है। ये 21वीं सेंचुरी है और अगर किसी महिला के साथ बीच चौराहे में इस तरह बांध करके घटना को अंजाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को जिस तरह सभ्य समाज बोलते हैं उस पर निशानदेही है और उंगली उठता है। बात रही इस घटना को लेकर तो महिला ने खुलेआम अपने परिजनों पे, अपने ससुराल वालों पे आरोप लगाया है कि हमें ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। चूंकि मैं विधवा हूँ और हमारे 2 बच्चे हैं तो ये लोग चाहते हैं कि हम यहाँ छोड़ के चले जाएं ताकि जो हमारे हिस्से में संपत्ति आएगी, जमीन जायदाद आएगी, वो उनके खाते में चला जाएगा। इस वजह से लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं ताकि हम यहाँ छोड़कर चले जाएं। उसी दरमियान अगर दूसरे पक्ष की अगर बात करें, उसके ससुराल वालों से भी मैंने बात की है, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने खुद बताया कि महिला लगातार जहां से घटना घटी है वहां से महज 20 मीटर की दूरी पे रेलवे ट्रैक है, तो महिला अपने 2 बच्चों के साथ लगातार वहां पे आत्महत्या करने की धमकी दे रही थी और वहां पे चले जा रही थी, जिसे रोकने के लिए हम लोगों ने उन्हें पेड़ से बांध दिया जो घर के बगल में ही है। एजाज, जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उसमें कोई ससुराल पक्ष के लोग भी शामिल हैं? जी, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक महिला एक पुरुष है और जो महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है उनके पति के बड़े भाई हैं और उनकी पत्नी है, यानी कहें तो गोतनी और उनके भैंसुर हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया और अभी भी पुलिस कस्टडी में वो लोग हैं। चलिए एजाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। गढ़वा के ओझागुणी के चक्कर में एक बच्ची की जान चली गई। दरअसल बच्ची को सांप ने काट लिया था। उसे मंझियाव रेफरल अस्पताल में दवा मौजूद नहीं होने पर झाड़ फूंक के सहारे जान बचाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन इलाज में देरी की वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मंझियाव नगर पंचायत के दूबे तहले गांव के शंभू पासवान की बेटी रूबी को सांप ने काट लिया था। उसे रेफरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां दवा मौजूद नहीं रहने से उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे घर ले आए और ओझागुणी के सहारे जान बचाने में जुट गए। झाड़ फूंक का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां केले के पत्ते से बच्ची को ढककर तांत्रिक जुटा रहा। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि सांप के काटने का इलाज दवा ही है। झाड़ फूंक से सर्पदंश का किसी भी हालत में इलाज नहीं किया जा सकता। और देखिए, धनबाद में कतरास थाना क्षेत्र में बमबाजी और गोलीबारी की घटना थमती नहीं दिख रही है। कल रात करीब 9 बजे कोयला कारोबारी हराधन मोदक के घर पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने बमबाजी की और फरार चलते बने। कतरास में दुर्गा टॉकीज के पास नकाबपोश अपराधियों ने 2 बम विस्फोट किए। इसकी जानकारी मिलते ही डीएसपी और कतरास थाना प्रभारी कारोबारी के घर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। बमबाजी के बाद व्यवसायी का परिवार दहशत में है, जिसे पुलिस ने पूरी सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। बम चला तो हमको जानकारी हुआ कि मेरे घर में बम चला। मैं घर से अपना घर में जोड़ कर आया। अपना घर में जो हथियार था, पारंपरिक हथियार फरसा लेकर हमने निकला तो पता चला कि मेरे द्वारे पर बम फाड़ फोड़ के चाह रहा था। हम ग्राउंड तक, खाली जगह तक दौड़े, तब तक लोग अपनी टोटल गाली देते हुए निकले, रुको रुको। कितने लोग थे? 2 लोग थे भैया। पुराना रंजिश हो सकता है, विवाद है।
ठीक है, किसके साथ हुआ है? विवाद है, सबको जग जाहिर है, दुनिया, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, हम जानता है, दुनिया जानता है, लेकिन जब मौका आएगा तो उसका खुलासा भी हम कर देंगे। तो अभी छानबीन कर रहे हैं हम लोग, उसके द्वारा FIR लिया जाएगा और आगे जांच की जाएगी। जो भी लोग इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं उनका पता करके उनको अरेस्ट करके भेजा भी जा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस कांड में भी जो व्यक्ति दोषी हो उसको हम लोग अरेस्ट करें और जल्द से जल्द भेजें। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र सरकार का यह एक बड़ा बदलाव है। यह तीसरा मौका है जब दिल्ली पुलिस से बाहर के कैडर को कमिश्नर के पद पर बिठाया गया है। इससे पहले SS जोग और अजय राज शर्मा ऐसे पुलिस कमिश्नर थे जो बाहर के कैडर से थे। IPS अधिकारी राकेश अस्थाना ने झारखंड के नेतरहाट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है। वे 1984 बैच के IPS अधिकारी हैं। CBI में रहते हुए वे काफी सुर्खियों में छाए हुए थे। केंद्र सरकार ने बाद में उन्हें CBI से हटाते हुए BSF का प्रमुख बना दिया था। मौजूदा समय में अस्थाना BSF के DG और NCB प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे थे। चारा घोटाला के पर्दाफाश में राकेश अस्थाना का एक महत्वपूर्ण योगदान था और बेहतर काम के लिए राकेश अस्थाना को राष्ट्रपति मेडल भी मिल चुका है। और देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने राकेश अस्थाना लातेहार के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में पढ़े हैं। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो अस्थाना शुरू से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने राकेश अस्थाना को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी। राकेश अस्थाना जी नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं। उनके पिताजी भी यहाँ जीव विज्ञान में शिक्षक थे। जैसा कि बताया जाता है कि राकेश अस्थाना जी बहुत ही मेधावी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के छात्र रहे और जब से वो IPS बने हैं तब से देश के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए बहुत ही अच्छा सेवा कार्य उन्होंने दिया है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का संबंध झारखंड से रहा है। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज और आवासीय विद्यालय नेतरहाट में उन्होंने पढ़ाई की है। आवासीय विद्यालय नेतरहाट के रिटायर्ड टीचर उपेंद्र उपाध्याय ने 1971 बैच के छात्र राकेश अस्थाना को काफी प्रतिभाशाली बताया। साथ ही उनके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के बेहतर काम की उम्मीद भी जताते हुए उन्होंने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जो कहावत है ना कि जो होनहार वीरवान के होत चिकनी पात, निश्चित बचपन से ही उनमें था। पढ़ाई के अलावे खेल कूद में काफ़ी रुचि लिया करते थे। संभवतः बैच का जहाँ तक सवाल है, हो सकता है 1971 रहा हो, मुझे पूर्णतः याद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र में जहाँ भी उन्होंने कदम रखा अपनी प्रतिष्ठा बनाई, सरकार का विधिवत काम किया और नेतरहाट विद्यालय का नाम रोशन किया। इसलिए मुझे काफ़ी खुशी है और आज पूरा नेतरहाट परिवार पुनः एक बार गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे विद्यालय के पास आउट या पास करने वाले विद्यार्थी राकेश अस्थाना जी पुनः दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर आसीन हो गए हैं। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। उत्तरोत्तर विकास करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना धनबाद में भी CBI के SP के रूप में तैनात रहे थे। इस दौरान अपनी ईमानदारी, कड़क तेवर, बेदाग छवि के साथ ही सादगी भरे जीवन से उन्होंने खास पहचान बनाई। साथ ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि राकेश अस्थाना क्रिकेट खेल से भी जुड़े हैं। धनबाद में उनके परिचित दीपेश याग्निक ने उन्हें नई जिम्मेदारी पर शुभकामनाएं दी हैं। धनबाद में जब वो CBI के SP थे तो उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। खास करके उनका सादगी भरा जीवन, ईमानदार प्रवृत्ति की उनकी आदत और ख़ास कर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनके नाम से इतने घबराते थे कि वे आसपास भी नहीं फटकते थे। और साथ ही वो एक बहुत बड़े खेल प्रेमी भी थे और बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी थे। धनबाद के खेल जगत में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि जो भी क्रिकेट प्लेयर जो रिटायर हो चुके थे उनके लिए उन्होंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया और कई सालों तक, जब तक वो धनबाद में रहे, वो टूर्नामेंट चलती रही और लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ उस टूर्नामेंट को खेला। और उनका सादगी भरा जीवन से आज भी धनबाद के अंदर लोग उनको याद करते हैं और
उनकी ईमानदारी की गाथा गाते हैं। और मैं उनको एक बार फिर उनकी दूसरी पारी के लिए शुभकामना देता हूँ। और देखिए, राकेश अस्थाना जब धनबाद में तैनात थे तब उनका कार्यकाल काफी सफल रहा था। उनके परिचित सुरेंद्र अरोड़ा ने उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उम्मीद जताई है कि उन्हें कार्यकाल में दिल्ली की जनता को बेहतर माहौल मिलेगा। इनका ये सफल कार्यकाल रहा था क्योंकि इन्होंने कई घोटाले उजागर किए थे, जिसमें प्रमुख रूप से चारा घोटाला भी था। आज वो दिल्ली के कमिश्नर बने हैं, उनके अनुभव का दिल्ली की जनता को बहुत लाभ होगा। झारखंड के नौनिहालों पर नक्सलियों की बुरी नजर है। केंद्र सरकार ने भी माना है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में माओवादी बच्चों को अपने संगठन में भर्ती करते हैं। लोकसभा में दिए अपने लिखित बयान में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि नक्सली इन बच्चों से अपने लिए खाना बनवाते हैं, उनसे अपने सामान की ढुलाई करवाते हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों के बारे में सूचना जुटाने में नक्सली इन बच्चों की मदद भी लेते हैं। बच्चों से सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में जानकारी एकत्रित करवाते हैं। हालांकि झारखंड में बच्चों को नक्सली संगठन में शामिल करने की खबर आती रहती है, लेकिन पहली बार गृह मंत्रालय ने भी इसे स्वीकार किया है। और चलिए अब देखते हैं